अस्सलाम वालेकुम। 1978 में मैं अपनी पलटन में ही था और पलटन आज़ाद कश्मीर में थी, बिल्कुल साउथ की तरफ। पहले तो मैं नॉर्थ की तरफ रहा था, अब बिल्कुल साउथ की तरफ भिम्बर मशहूर एक अब तो ज़िला है, और उसके साथ उससे आगे कोई 20-25 मील आगे एक समानी वादी है। तो पलटन समानी वादी में मोर्चा बांध थी उन दिनों में, और सामने इंडियन ट्रूप्स थे। हम खंजर पहाड़ पे थे और वो रीच पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ था, और हमारा कुछ एलिमेंट बागसर किले में था। बागसर किले के मतलब मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कश्मीर से वापसी पे जहांगीर बादशाह फौत हो गए थे और उनकी अंतड़ियाँ वहाँ दफन की गई थी, और नूरजहाँ फिर उनकी डेड बॉडी को लेके आगे आई। तो बहरहाल ये पलटन से और कश्मीर से मेरी, पलटन से दूसरी जुदाई थी और कश्मीर से तीसरी, क्योंकि कश्मीर में मेरा ये तीसरा समझ लें टेन्योर था। और यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में, ISSB में। और जो सामीन उसे ISSB का नहीं समझते, उनके लिए इतना कि ISSB पाकिस्तान आर्मी का वो बड़ा प्रीमियर और शानदार अदारा है, जहाँ पे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के लिए ऑफिसर्स कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाते हैं। तो मैं कश्मीर से निकला तो फिर मैं उसी दुख के आलम में था, और मेरी ख्वाहिश थी और तमन्ना थी कि पलटन और मैं बाकी जितनी ज़िंदगी है कश्मीर में ही गुजारें। बल्कि जब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल टिक्का खान और जनरल ज़ियाउल हक का विज़िट भी था, और उस विज़िट में भी कम से कम 25-30 जर्नल्स भी आए हुए थे दोनों में। और मैं यही सोचा करता था कि काश मेरी पलटन, मैं और वो जो जितने जर्नल्स आए थे वो नीलम वैली से आगे गुलमर्ग की तरफ और भिम्बर साइड से समानी की तरफ से श्रीनगर की तरफ, कहीं वुलर और डल झीलों के आर पार खेत रहे होते, वहाँ हमने कुंज शहीदा आबाद किया होता। और फिर श्रीनगर के लोग जो हैं वो वहाँ दुआ के लिए आया करते कि ये वो लोग थे, ये वो गाजी थे जिन्होंने कश्मीर को आज़ाद करवाया। लेकिन बहरहाल ये भी एक ख्वाब था और हसरत थी जो लिए मैं अब कोहाट की तरफ आना हो गया, ISSB की तरफ। ISSB जो है अब सूबा सरहद उस वक्त होता था, आज KPK कहते हैं उसे। तो सरहद के इंतहाई गयूर और हुर्रियत पसंद इंसान अजब खान के शहर कोहाट में थी। अजब खान के बारे में भी मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को, सामीन को खबर नहीं होगी। तो अजब खान वो मुजाहिद आज़ादी था जिसने अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम के जवाब में डिप्टी कमिश्नर कोहाट के घर पे छापा मारा और उसकी बेटी मिस एलिस को अगवा करके ले गए। अब एलिस जो हैं, ये इनको इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम से रखा गया था, और बिलाखिर फिर जरगा और मिन्नत तरलों के बाद वापस आईं। अब वही जो डिप्टी कमिश्नर का घर था जहाँ से मिस एलिस गई, और मिस एलिस वहाँ पे बाद में वापस भी आईं चंद साल पहले, उसी घर को देखने वो वापस आई। तो मिस एलिस का घर जो था उसके सामने ISSB की बिल्डिंग्स थी, और ये ISSB जो है ये बंगलोर में जो इंडियन दौर में इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बना, और महू और
दार्जिलिंग और कुछ और जगहों पे भी ये सिलेक्शन भी हुआ करती थी। तो ये 1947 से पहले, आज़ादी से पहले जो अदारा था ऑफिसर सिलेक्शन के लिए, उसे कोहाट में ट्रांसफ़र किया गया। चूँकि कोहाट में भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई छावनी थी और ये फॉरवर्ड बल्कि मरकज़ था जहाँ से वो कबायली हुर्रियत पसंदों के ख़िलाफ़ हमेशा मसरूफ़ जंग रहे, और अफ़गानिस्तान पे भी कुरम वैली की तरफ से हमले किए और मार भी खाई वहाँ से। तो आईएसएस भी उन बिल्डिंगों में और इमारात में वो कायम थी। बंगलौर में जो आईएसएसबी का पहला रूप था, जिसे ओटीएस भी कहा जाता था। ओटीएस तो बहरहाल वो ट्रेनिंग सेंटर था, लेकिन बंगलौर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की सिलेक्शन का अदारा था। लेकिन वो सिलेक्शन का जो अदारा था, उसने हमें अयूब खान, वाजिद अली बरकी, आज़म खान, याया खान, टिक्का खान, न्याजी और ज़ियाउल हक जैसे जनरल अता किए थे। ये वो जनरल हैं जिन्होंने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने हिसाब किताब में पाकिस्तान को तय किया। लेकिन ये जो हमारा अदारा था पाकिस्तान बनने के बाद, इसने उन मुजाहिदों को पैदा किया जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में मुल्क का भी नाम बनाया और अपना भी नाम बनाया, जिनमें फॉर एग्ज़ाम्पल अज़ीज़ भट्टी शामिल थे, शफ़कत बलोच शामिल थे, साहबजाद गुल, कर्नल साहबजाद गुल थे, ब्रिगेडियर शामी थे, शब्बीर शरीफ, मेजर शब्बीर शरीफ और मेजर अकरम निशान हैदर जैसे मुजाहिद सिपाही, और सरफराज रफ़ीकी, एम आलम और हसन सिद्दीकी जैसे शाहीन हवाबाज पैदा किए। और इसी अकेडमी ने, सिलेक्शन सेंटर ने, द्वारका के फातेह एसएम अनवर और उनके मातहत अफसरों को भी पैदा किया था। तो ये अदारा मेरे नज़दीक पाकिस्तान का प्रीमियर अदारा था और उसमें पोस्टिंग एक एजाज़ का बायस यकीनन समझी जाती थी। तो अगले 4 साल मुझे इस सिलेक्शन बोर्ड में आईएसएसबी में गुजारना थे, जिनमें पहले 2 साल मैं ग्रुप टेस्टिंग अफसर रहा, क्योंकि ये आईएसएसबी की सिलेक्शन सिस्टम जो है वो 3 रुकनी होता है कि उसमें एक डिप्टी प्रेसिडेंट होता है जो लेफ्टिनेंट कर्नल या नेवी के कमांडर या एयरफोर्स के विंग कमांडर की सतह के होते हैं, और उसके बाद ग्रुप टेस्टिंग अफसर होते हैं जो आर्मी के मेजर, एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर और बैरी फौज के लेफ्टिनेंट कमांडर लेवल के अफसर्स होते हैं। तो ये तीनों मिल के सिलेक्शन करते हैं, टेस्ट करते हैं, इम्तहान लेते हैं, और जिसके नतीजे में एक फ़ाइनल रिज़ल्ट पैदा होता है। आईएसएसबी में मुझे फर्स्ट पीएमए के बाद जो आने वाले लोग, फर्स्ट पीएमए आई में, वो तो थोड़ा सा उनकी ट्रेनिंग इंडिया में भी हुई थी। तो उसके बाद जितने कोर्सेज थे वो जो जानशीन थे उनकी सिलेक्शन का एजाज़ मुझे मिला। 2 साल मैं ग्रुप टेस्टिंग अफसर रहा और 2 साल के बाद आईएसबी प्रेसिडेंट ने कोशिश करके तो मुझे अपना GSO2 जिसे जनरल स्टाफ अफसर दूसरे दर्जे का, वो कर लिया, जो कि सिलेक्शन के तमाम मामलात का ज़िम्मेदार भी था। और साथ साथ मैं ग्रुप टेस्टिंग अफसर की ड्यूटी भी करता रहा। बहरहाल ये आईएसएसबी में पहुंचने के थोड़े अरसे बाद मुझे एक और इम्तहान से गुज़रना था। मेरे ख्याल में पहले मैं वो आपको बता दूं, और उसके बाद मैं आईएसएसबी की रूटीन और आईएसएसबी में
आईएसएसबी के अपने किरदार और मेरे अपने किरदार के बारे में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, जो कि बहुत दिलचस्प होगा उन सब लोगों के लिए जो आईएसएसबी के बारे में, सिलेक्शन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, यंगस्टर्स भी और जो नहीं जा सके या जो जहाँ के फेल हो के वापस आए। तो 1978 में मैं 32 साल का हो चुका था और माँ और बहनें मुसलसल मेरे ताक़ब में थी, मेरे पीछे थी कि मैं अब उनकी खुशियों का एहतमाम करूं। और उनकी खुशियों का एहतमाम इसी में था कि अब हमारे भाई की शादी हो जाए और हमारी भाभी और माँ बाप की बहू जो है एक और बेटी का इजाफा हो जाए। 4 तो पहले भी थी, तो ज़ाहिर है मेरी शादी के नतीजे में जो खातून घर में आती वो भी उनकी बेटी होना था, बहन होना था, भाभी होना था। तो मेरा अभी भी मुसलसल इनकार जारी था कि मैं गवारा ही नहीं करता था कि मैं पलटन को छोड़ के और कश्मीर को छोड़ के, मेरा तो निकाह ईस्ट पाकिस्तान से, कश्मीर से और पलटन से हो चुका था, तो मैं इन तीनों को छोड़ के तो इनकी एक रकीब बसा लूँगा अपने घर में जिसकी तरफ मुझे तवज्जो और ध्यान देना पड़े। और फिर जब वालदा और बहनें ये जिक्र करती थी कि फ़लाँ लड़की पिंडी में, लाहौर में, खारियाँ में, तो फिर मुझे खुलना बंदरगाह पे कोई उदास चेहरा नज़र आता, जो मैं जब रुखसत हो रहा था वहाँ से बंदरगाह के ज़रिए ढाका की तरफ, बारीसाल की तरफ, तो जिसकी डुबडुबाई आंखें मुझे याद आ जाती। और फिर कभी मुझे बारीसाल की बंदरगाह की पोर्ट पे मुझे वो कैबिन याद आता, बजरे का, स्टीमर का वो कैबिन याद आता जिसमें मैं और किसी और ने ट्रैवल किया था बाहर दरिया में, पद्मा में, मेघना में, जमुना भी तो उसी में हिस्सा था। और वहाँ पे बरसात के आलम में और दरिया के जोश और गज़ब के आलम में, और हम दोनों उस कैबिन से बाहर अरशे पे खड़े थे और ऊपर से अंदर किसी ने शरारतन रिकॉर्डर पे वो गाना लगा दिया था, गंगा मैया में जब तक पानी रहे। तो बहरहाल मुझे ये सारी चीज़ें याद आती थी और मुझे ये भी याद आता था कि मामू ने भी बेवफाई की बंगाल से, और कोई पता नहीं मेरे अब्बा भी रहे थे बंगाल में और 2 साल उन्होंने भी गुजारे। और उसके बाद वो चूँकि एयर डिस्पैच यूनिट में थे, तो इस मशरक़ी पाकिस्तान में जब भी सैलाब आता था तो वो वहाँ पे राशन गिराने के लिए भी डकोटा जहाज़ में जाया करते थे। तो मुझे उनकी तो ख़बर नहीं, ना कभी ज़रूरत हुई उनसे अब्बा से पूछने की कि मशरक़ी पाकिस्तान में आपकी सोशल लाइफ क्या थी। तो बहरहाल मुझे ये ख्याल ज़रूर आता था कि मामू ने भी बेवफाई की, अब्बा का शायद कोई इनका भी ऐसा मामला हो, और फिर मैं भी बेवफा निकला। और दिल तो मेरा ये चाहता था कि मैं किसी तरह उड़ के वहाँ चला जाऊँ, बल्कि जो बीच में हिंदुस्तान के सहरा और जंगल और 1000 मील की खलीज हायल थी, मैं सोचता था कि मैंने मेघना में, पद्मा में और जमुना में, कब तक रिवर में स्विमिंग तो बहुत सीख ली थी, और सहरा और दश्त व सहरा से भी मैं गुज़रा था। तो मैं क्यों ना कभी अपने दोस्तों शरीफुल हक दालिम, कैप्टन नूर, मेजर नूर, कर्नल फारूक, रशीद, और उनकी तरह मैं भी किसी तरह सरहद पार करूं और इस बीच में खलीज से गुज़र के तो मैं बांग्लादेश पहुंच जाऊं। तो बहरहाल ये ख्वाब थे जो रुक नहीं सकते थे। मशरक़ी पाकिस्तान का लाश एक ऐसा लाश था जो ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा। तो बहरहाल मैंने बिल आखिर नतीजा ये निकला, मैंने अम्मा को कह दिया कि ठीक है आप खुद ही सिलेक्ट कर लें, मेरी तो कोई चॉइस नहीं है। पिंडी में कोई चॉइस थी
लेकिन जब बहनें उधर देखने गईं तो उनको उनका माहौल पसंद आया कि वो बहुत बड़े लोग थे और बड़े जागीरदार थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो गरीब लोग हैं, तो जो ज़मीन थी वो भी पाकिस्तान आर्मी ने कब्ज़े में कर ली और अब तो हम बेज़मीन किसान हैं, तो ये रिश्ता मुनासिब नहीं होगा। तो बहरहाल वालदा और बहनों ने वहीं खारियां छावनी में ही एक रिश्ता देख लिया और उन्होंने उसे ओके भी कर दिया और फिर मुझे तारीख दे दी कि तुमने फ़लाँ तारीख को पहुंचना है। अब मैं अंडर ट्रेनिंग था वहाँ पे ISSB में, क्योंकि आपको ख़बर नहीं होगी कि जब ये सिलेक्शन अफसर GTO, डिप्टी प्रेसिडेंट या साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे जाते हैं तो इनकी बाकायदा पहले तो इनके टेस्ट होते हैं, अगर टेस्ट पास कर लें फिर इनको रखा जाता है और फिर इनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो ऐसे नहीं है कि एक अफसर गया और उसने जाके सिलेक्शन शुरू कर दी। वो बड़ा एक लंबा चौड़ा और बेहतरीन प्रोसेस होता है जिससे गुज़र के आप फाइनली सिलेक्टर बनते हैं या आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो बहरहाल उन दिनों मेरी ट्रेनिंग हो रही थी और ISSB के प्रेसिडेंट थे ब्रिगेडियर मंसूर। ब्रिगेडियर मंसूर तोपखाने के अफसर थे और मैं क्या बताऊं आपको कि वो भी KLM थे। अब आप पूछेंगे कि KLM क्या है, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में तोपखाने के अफसरों को जब भर्ती करते थे, एक तो उनके कद जवान भी और अफसर भी, उनके कद वो लंबे मांगा करते थे, मतलब कद काट के जवान होने चाहिए, क्योंकि तोप तो एक बड़ी भारी चीज़ है और उसके साथ बाज़ औक़ात कुश्ती भी उनको करना पड़ जाती है। तो वो एक तो लंबे चौड़े जवान मांगते थे, जिसका मतलब ये था कि लीन पीपल, दुबले पतले स्ट्रांग, KLM। और पहला जो K का हरफ है वो था कि तोपखाने में वही अफसर रह सकता था जो कीन होता। कीन से मुराद ये है कि वो अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता, बल्कि प्रोफेशन का कीड़ा बन जाता। तो प्रोफेशन का कीड़ा और लंबा और एंड पे आता है M, दैट मीन्स KLM। M का मतलब होता है मीन का आम मतलब तो घटिया ही होता है। तो मीन तोपखाने के अफसरों को इसलिए कहा जाता था कि उन्हें अपने प्रोफेशन में मीन होना पड़ता था, मीन मेख भी निकालनी पड़ती थी। और मीन का एक मतलब इस वाले से भी बनता था क्योंकि वो हिसाब किताब के बगैर तो फायरिंग कर नहीं सकते यानी उन्हें रियाजी में मास्टर होना चाहिए था। चूँकि अगर रियाजी के एक छोटे मोटे आधे हिंसे का भी फ़र्क पड़ जाए उनकी कैलकुलेशंस में, तो वो फायर जो उन्होंने दुश्मन पे गिराना है वो अपने मोर्चों पे भी गिर सकता है। और ऐसा कई बार हुआ कि आप अपने तोपखाने ने अपने मोर्चों पे फायरिंग कर दी और वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि हिसाब किताब में गलती थी। तो लिहाजा जब तक तोपची अफसर वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का था या आज पाकिस्तान आर्मी का, जब तक वो कीन, लीन और मीन KLM ना हो वो कामयाब हो ही नहीं सकता। तो ब्रिगेडियर मंसूर जो हैं, जो प्रेसिडेंट ISSB थे, वो KLM का बेहतरीन नमूना थे, यानी बिल्कुल सड़ियल किस्म के इंसान थे और कभी किसी ने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी थी। बहरहाल उनमें खूबियाँ थी, खूबियाँ खामियाँ हर इंसान में होती हैं। तो जब मेरा जो ट्रेनर था वो ISSB के सबसे बेहतरीन जो लायक तरीन अच्छी शोहरत वाले ट्रेनर थे मेजर इम्तियाज़, मुझे उनकी निगरानी में दिया गया था और ट्रेनर एक ही आदमी को ट्रेन करता था और ऑन ग्राउंड फिज़िकली टेस्ट के दौरान, लड़कों के टेस्ट के दौरान वो उससे सिखाता था उसको। तो इम्तियाज़ के बारे में मुझे कर्नल इम्तियाज़ के बारे में एक और बात मुझे याद आती है कि बाद में ब्रिगेडियर हो गए और फिर प्रेसिडेंट इसाक खान के दफ्तर में जो इलेक्शन सेल बना, एक तो
आपका इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो एक इलेक्शन कमिश्नर कोई और भी होता है हमेशा, और ये आज की बात तो नहीं है। तो प्रेसिडेंट इसाक खान भी एक इलेक्शन कमिश्नर थे। भर्ती तो वो आप जानते हैं कि पटवारी हुए थे महकमा माल में, और तरक्की करते करते, क्योंकि बहुत लायक काबिल आदमी थे और गुर आता था आगे बढ़ने का, तो लिहाजा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट तक बने। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने दफ्तर में भी इलेक्शन कमीशन बनाया था, जो 1990 के इलेक्शन, जो IJ के इलेक्शन थे, उसमें फ़ैसला उन्होंने वहाँ बैठ के किया था, और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ भी उनमें शामिल थे, और जनरल रफ़ाकत उसके इंचार्ज थे। जनरल रफ़ाकत के बारे में भी मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात जो है ना बताऊँगा। तो बहरहाल ब्रिगेडियर मंसूर ने जब सुना कि ये नया अंडर ट्रेनिंग अफसर जो है ये ट्रेनिंग के दौरान शादी कराना चाहता है, तो उन्होंने, मैंने 10 दिन छुट्टी मांगी थी, तो उन्होंने उसको 5 दिन कर दिया। तो ज़ाहिर है एक तोपची अफसर से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि एक आदमी जो ज़िंदगी भर के बंधन में बांध रहा है या दायमी हब्से दवाम में जा रहा है, दायमी गिरफ्तारी में जा रहा है, तो उसको आप सिर्फ 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं, और जिसमें से 1 दिन तो कोहाट से खारियाँ आने जाने में लगना था और वापसी पे भी। तो बहरहाल उन्होंने 10 दिन कर दिया। तो मेजर इम्तियाज़ ने मुझे कहा कि मैं इनको कहता हूँ कि 1 आध दिन और बढ़ा दें। मैंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, ना आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और मैं तो ये 5 दिन भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। चूँकि ISSB में जब बैचेस आते हैं तो महीने में फ़र्ज़ करें 4 बैच, 4 ग्रुप्स का टेस्ट होना है, तो 4 दिन का टेस्ट होता है, और हमें वीकेंड नहीं मिलता था बाज़ औक़ात, और 4 दिन का एक, फिर 4 दूसरा, 4 अगला, 4 इस तरह, और एंड पे जाके महीने के आखिर में हमें 4 दिन की छुट्टी मिल जाती थी, वीकेंड। तो उस वीकेंड का मतलब था कि वो तो आपकी कमाई हुई वीकेंड है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ब्रिगेडियर मंसूर को बताना चाहता हूँ कि मेरी शादी 4 दिन में भी हो जाएगी, और मैं, उन्होंने जो 1 दिन की भीख दी है, मैं वो आई डोंट एक्सेप्ट दैट। तो एनीवे हुआ ये कि वीकेंड जब शुरू हुआ पहला दिन, तो सुबह सवेरे मैं मुँह अंधेरे में बस पे बैठा, क्योंकि मुझे खारियाँ पहुँचना था, और 6-7 घंटे का सफ़र था, 8 घंटे का। तो घर में तो एक तो शादी का समा था, और रात को भी इंतज़ार करते रहे कि रात को पहुंच जाएगा। मैं रात को भी नहीं पहुंचा, तो मैंने उन्हें इतला की थी कि सुबह पहुंचूंगा। अब सुबह घर में पूरी बारात इकट्ठी हुई है, सामने वाले घर में भी, अपने घर में भी, और इंतज़ार हो रहा है दूल्हा का, और दूल्हा गैर हाज़िर है। अब ज़ाहिर है चे में गोइयाँ शुरू हो गई कि आफ्ताब ने लगता है कि इनकार कर दिया शादी से, और उसमें मेरी एक मासी थी। ज़ाहिर उन दिनों में तो हर नेबर, हमसाया, गली महल्ले वाली खाला मासी हुआ करती थी। आज तो आंटी आंटी करते फिरते हैं लोग आगे पीछे, और अपना लफ्ज़ कितना प्यारा था, मासी या खाला। बहरहाल मेरी एक मासी थी जिनके मियाँ बड़े ज़मींदार थे, और उनके खेतों में जो भी गाय भैंस गधा पड़ जाता था, वो उसको पकड़ के तो कांजी हाउस में दे आते थे। कांजी हाउस आपको नहीं पता होगा कि थानों के साथ दही इलाकों में एक जंगला नमा कैद खाना होता था, जिसमें उन जानवरों को बंद कर दिया जाता था जो किसी के खेत में चरते थे, जाके चोरी करते थे, और फिर मालिक आता था, उसको जुर्माना होता था, और फिर वो शायद मैजिस्ट्रेट तक बात जाती थी। तो मासी ने कहा कि अरे तुमने मुझे बताया होता तो मैं उहदे आफ्ताब दे चाचा जी नूं कहंदी कि उन्होंने 1-2 दिहाड़े पहला लिया के ते कांजी हाउस ही बंद करवा देंदे, ताकि वेले सिर अपने ब्याह ते पहुँचता तो सही। ज़ाहिर मेरी बहनों को अंदर से बड़ा दुख भी हुआ कि खुदा ना करे हमारा भाई कांजी हाउस में जाए, वो घोड़ा गधा है। तो एनीवे मैं काफ़ी देर से पहुंचा, जब वो अक्सर मायूस हो चुके थे, और फ़ोन कर कर के, और किसी ने उनको बताया जी कि ISSB में छुट्टी है, आज तो है ही नहीं। तो मैं पहुंच गया, और फिर उन्होंने पकड़ के तैयार व्यार किया, और पहले तो गांव में जो
बुज़ुर्ग का मज़ार था शौक शाह वली का, क्योंकि हर दूल्हे को वहाँ जाना होता था। तो दूल्हा वहाँ पे गया और उसने वहाँ पे सलाम किया और फिर वापस आया। तो गाड़ियों में बैठ के तो हम जंजुआ कॉलोनी में पहुँच गए, जहाँ पे जो भी ढोल ढमक्का बैंड आया हुआ था, जो कि मुझे पसंद नहीं था। बहुत सारे फौजी अफसरान सीनियर जूनियर आए हुए थे और बिलाखिर वहाँ पे कबूल है कबूल है कबूल है का नारा मौलवी साहब ने बुलंद किया और उसके जवाब में हमने कबूल है कबूल है कबूल है कहा और हम दुल्हन को लेके आ गए। मेरी बेगम जो है निगत, उसने बहरहाल ज़िंदगी के हर थिक और थिन में मेरा साथ दिया। वो डोइयाँ की रहने वाली हैं। डोइयाँ एक गांव है, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि गांव का नाम भी डोई से डोइयाँ हो सकता है। तो वो भी गुजर फैमिली से हैं और ये गुजरात में ही, गुजरात कश्मीर की सरहद के करीब एक गांव है डोइयाँ, उधर की रहने वाली हैं। तो मैंने बड़ी तफ्तीश की और पूछा, पता किया कि ये गांव का नाम डोइयाँ क्यों रखा गया था। तो पता ये चला और मैंने भी यही अंदाज़ा लगाया कि गुजर चूँकि इब्तदाई तौर पे जब को यूराल से और कैस्पियन सी से जब निकल के आए हैं, तो आप देखें अफ़गानिस्तान में आपको मिलते हैं, फिर सवात दीर में बहुत सारे मिलते हैं, कश्मीर में मिलते हैं और फिर नीचे आप आएँ तो कई ज़िले और सूबे उनके नामों पे हैं। मतलब गुजर खान से शुरू करें आप, गुजरांवाला, गुजरात, फिर गुजरात नीचे काठियावाड़ तक, फिर गुजरात इधर मुजफ्फरगढ़ में भी है एक बहुत बड़ा शहर। तो वो डोइयाँ गांव का एक्सक्यूज़ मी, तो डोइयाँ गांव का मुझे यही समझ आई कि जब गुजर खाना बदोश थे, ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ पे आके पहले झोंपड़ियाँ बनाई होंगी, छप्पर बनाए होंगे, गाय भैंसे, अपने घोड़े गधे जो हैं रखे होंगे उधर। तो चूँकि यहाँ पे जाटों का भी काफ़ी आबादी थी, तो लगता यही है कि जाटों और गुजरों की जंग हुई होगी। और उस जंग में जब गुजरों पे हमला हुआ तो जितनी ख़वातीन थीं, गुजरियाँ थीं, वो सब भी, उन्होंने भी, ज़ाहिर उनके पास हथियार तो नहीं थे, उन्होंने डोइयाँ उठा लीं, डंडे उठा लिए और जाटों का मुकाबला किया और उनको पसपा कर दिया। तो मुझे तो डोइयाँ गांव की यही बात जो है ना पसंद आती है। अब मेरे ससुर जो थे कर्नल मोहम्मद सरवर ख़ान, वो पाकिस्तान आर्मी के एक बड़े नामी ग्रामी ऑफिसर थे। वो ज़ाहिर थे भी पायनियर्स में से। जब पाकिस्तान में आए तो वो उस वक्त मेजर थे इंडियन साइड से, और वो पाकिस्तान आर्मी की जो पोलो टीम थी उसके प्लेयर थे, और जिसके दूसरे उनके साथियों में जनरल साहबजादा क्या कहेंगे, बंगाल वाले जनरल साहबजादा थे, वो थे, और जनरल शेर अली और कर्नल सरवर जो हैं मेरे ससुर 4 हैंडीकैप प्लेयर थे, यानी दूसरी टीम को इनके मुकाबले में पहले 4 गोल जो है ना इजाफी दे दिए जाते थे और फिर ये उनकी कुटाई करते थे। तो वो किताबों के भी बड़े रसिया थे, घोड़सवार थे, उन्हें घोड़े वाला कर्नल कहते थे, चूँकि बहुत बड़े ट्रेनर भी थे घोड़ों के और बहुत बड़े घोड़सवार भी थे। अच्छा, जब मैं ISFB में वापस पहुंचा हूँ तो ब्रिगेडियर मंसूर जो हैं वो उन्हें अच्छी तरह जानते थे, और जब ब्रिगेडियर मंसूर के सामने मेरी पेशी हुई कि एक शादीशुदा आदमी उनकी छुट्टी मुस्तरद करके तो वापस आ गया है, तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी शादी कहाँ पे हुई। तो मैंने बताया कि मैं वो कर्नल सरवर की बेटी हैं। तो फिर वो जब मैंने उन्हें बताया कि वो कर्नल सरवर जो पोलो प्लेयर थे, तो वो अपनी कुर्सी से तकरीबन उछल पड़े। उन्होंने कहा वो तो बड़े
अजीम अफसर थे और बड़े घोड़सवार थे, बड़े घोड़ ट्रेनर थे। तो उन्होंने, ब्रिगेडियर मंसूर ने फिर उनकी बड़ी तारीफ़ की और बड़े खुश हुए कि मैं कर्नल मोहम्मद सरवर ख़ान का दामाद हूँ। लेकिन अगले दिन एक और मामला बन गया मेरा उनके साथ। मेरा ट्रेनर और मैं, हम एक ग्रुप को टेस्ट कर रहे थे जिसमें एक लड़का था बहुत काबिल, बड़ा बासलाहियत, और वो हर टास्क में बड़ा अच्छा वो परफॉर्म कर रहा था। तो ब्रिगेडियर मंसूर भी उस हमारे साथ आ बैठे। चूँकि हम लोग सिविल्स में होते थे, यूनिफॉर्म में तो नहीं होते थे, तो वो ये भी देखने आए थे कि जिन लड़कों को ये अंडर ट्रेनिंग टेस्ट कर रहा है उनकी रिपोर्ट ये क्या लिखता है, उनके मतलब ओपिनियन क्या है इसका। क्योंकि इसी पे उन्होंने फैसला करना था कि क्या ये इस काबिल है कि इसको रखा जाए यहाँ पे। तो टेस्ट के बाद जब हम उस लड़के की डिस्कशन के बारे में आए तो ब्रिगेडियर साहब ने हमें अपने दफ्तर में बुला लिया। तो जब लड़कों की बात हुई कि फ़लाना लड़का फ़लाना उन्हें ये ठीक था, ये ठीक नहीं था, तो जब इस लड़के की बात आई तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल फजूल था, होपलेस। तो बिल्कुल एक गनर की तरह उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं उस पर सीधा हो गया उनसे। मैंने कहा सर ये वो लड़का है जो इस पूरे बैच में सबसे बेहतरीन था, लेकिन आपने इसका इमोशनल पैटर्न जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। ब्रिगेडियर साहब ने मूंछ पे हाथ मारा, थोड़े तन गए और थोड़ा उनका रंग भी लाल हुआ। तो कहने लगे हाउ डू यू से दैट। मैंने कहा जी जब वो एक ऑब्स्टिकल कर रहा था तो आपने थोड़ा सा वो झिझका था तो आपने उस पर शाउट करके कहा था कि यू ब्लडी सीसी टाइप, तुम डरते क्यों हो। तो ज़ाहिर जब आपने ब्लडी सीसी टाइप कहा तो वो तो खौफज़दा हो गया कि ये मेरा सेलेक्ट जो मुझे कर रहे हैं सेलेक्ट, वो मुझे डांट रहे हैं, इसका मतलब मैं तो कुछ भी नहीं। उसके बाद जितने टेस्ट उसने दिए मेरे साथ उन सब में बिल्कुल बुझ के रह गया था। तो अब ब्रिगेडियर मंसूर से मैंने ज़िद लगा ली, वो कह रहे थे कि बेकार है, मैं कह रहा था नहीं इसमें ये खूबियाँ हैं। मेरे ट्रेनर को भी ज़ाहिर है मेरा भी साथ देना था और ब्रिगेडियर मंसूर का भी ख्याल रखना था। तो इत्तेफाक से दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में और डिप्टी प्रेसिडेंट के टेस्ट में वो लड़का अच्छा था, तो उस पे फिर मंसूर उसके बावजूद तैयार नहीं थे उसे बख्शने के लिए। लेकिन मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा अगर आप यहाँ पे टेस्ट पे आए होते और मैं ब्रिगेडियर होता और मैं आपको कहता कि यू आर सीसी टाइप, तो आपका क्या रिएक्शन होता। तो ज़ाहिर इस पर उन्हें मज़ीद गुस्सा आया कि ये क्या कह रहा है। लेकिन बहरहाल वो अल्टीमेटली उन्हें मानना पड़ा और हमने उस लड़के को पास कर दिया, जो कि बड़े अच्छे पोजीशन में बाद में पास हुआ, क्योंकि हमें पीएमए से भी रिपोर्ट्स आती थी। अच्छा हुआ ये कि हम वहीं पे थे, आईएसएसबी में ही थे, तो रूस ने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान पे और अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हो गया। अब वो कहानी तो मैं बाद में आपको सुनाऊंगा डिटेल में, जिस पे मैंने क्या किया और मुझे सज़ा क्यों मिली इस पे। लेकिन अभी चूँकि मैं अपनी मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो हुआ ये कि जब हम दोनों वापस आए कोहाट में, तो मेरे ट्रेनर ने एक बड़ा अच्छा रेस्ट हाउस हमारे लिए किया हुआ था जिसमें हम डेढ़ महीना रहे। तो उन्हीं दिनों में चूँकि वो रूस के ख़िलाफ़ जंग शुरू हो गई थी मुजाहिदीन की, तो मैंने निगत से, मेरी वाइफ का नाम, तो उनसे मैंने बात की कि मैंने कहा कि हमें इस जिहाद में शामिल होना चाहिए। तो उसने कहा वो कैसे हो सकते हैं हम, तो आप ये छोड़ के जा सकते हैं। मैंने कहा हम छोड़ के जा नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जो कुछ है हम इसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में हम इसको गिफ्ट कर देंगे ताकि ये हमारा माल मता जो है घर का, ये अफ़गान जिहाद में काम आया। क्योंकि रूस ने 5 साल हिंदुस्तान की मदद की थी जब मशरक़ी पाकिस्तान पे उसने कब्ज़ा किया। अगर रूस इंडिया के साथ ना होता तो इंडिया ये जुर्रत ना करता हमला करने की, क्योंकि अमेरिका तो बज़ाहिर हमारे साथ ही था। तो बहरहाल हमने ये किया कि निगत के पास जितना जेवर था वो सारा इकट्ठा किया
और मेरे पास 2 घड़ियाँ थीं जो मुझे गिफ्ट मिली थी, और बड़ी वो उस वक्त की टॉप की घड़ियाँ थीं। वो हमने ली और जो कुछ भी था घर में हमने कीमती उठाया और हम पेशावर चले गए। और वहाँ मुजाहिदीन का ज़ाहिर कैंप भी खुल गए थे और उनके लिए फ़ंड भी इकट्ठा हो रहा था, तो वो हमने वहाँ पे जाके दिए। और बड़ी इंतहाई खुशी से निगत ने आपके हाथों, दोनों हाथों की चूड़ियाँ थीं, कांटे, नाक में डालने वाली चीज़ें, जो कुछ होता है वो सब कुछ हमने वहाँ पे दे दिया। और मेरे पास तो कीमती चीज़ वो घड़ियाँ ही थीं, वो मैंने दी। और आप एक तसव्वुर करें कि उन दिनों में हमें गुलबदीन हिकमत यार का तो मुझे क्या कहेंगे उसको 78-9 में पता चल गया था, क्योंकि मेरे एक ब्रदर इन लॉ लेटर ऑन ब्रिगेडियर मोहम्मद याद खान, पिछले दिनों में उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने मुझे गुलबदीन के बारे में बहुत कुछ बताया था कि अफ़गानिस्तान में इन पे दाऊद खान के दौर में क्या जुल्म सितम हुए हैं और ये पाकिस्तान आ गए हैं ये लोग। तो गुलबदीन का मुझे पता था, अहमद शाह मसूद का भी मुझे पता चल गया था। तो मैंने उस वक्त उनसे रिक्वेस्ट की कि एक घड़ी मेरी आपने गुलबदीन हिकमत यार को देनी है और दूसरी आपने अहमद शाह मसूद को देनी है, क्योंकि मुझे यही हीरोज़ नज़र आ रहे थे उस वक्त। और फिर एक शमाल से था और एक पख्तून इलाके से था, ये भी फ़र्क मुझे दिखाई देता था, क्योंकि शमाल और जनूब में इख्तलाफात भी रहे थे और लड़ाइयाँ भी रही थी, और मुझे पता था कि आइंदा भी इनमें ये प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। तो वो हमने इन्हें दिए और हम चले आए। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि चंद सालों बाद मैं पाराशनार जा रहा था, तो रास्ते में मेरी कार को, मेरे साथ एक दोस्त थे जिनकी गाड़ी थी, तो उसने टक्कर मारी और ज़ाहिर है इस्लामाबाद से पाराशनार जा रहे थे, तो टक्कर मारी और हम दोनों बेहोश हो गए और वो टक्कर मार के तो भाग गया, गाड़ी पिचक गई आगे से। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से मुजाहिदीन का एक ग्रुप गुजरा और वही शमाल वाले मुजाहिदीन थे, अहमद शाह मसूद वाले, चूँकि वो पर्शियन में अपना लिटरेचर को गाड़ी में छोड़ गए थे। तो उन्होंने गाड़ी को काट फाट के तो हम दोनों को निकाला और हमें नौशहरा मिलिट्री हॉस्पिटल में वो छोड़ गए। तो बाद में जब काफ़ी ज़ख्मी हुए थे हम दोनों, तो बाद में फिर निगत का हमेशा ये कहना रहा कि देखें वो जो हमने मुजाहिदीन के लिए अल्लाह की राह में वो जो कुछ दिया था, फ़ंड दिया था, ये उसी का नतीजा था कि आप उस पिचकी हुई गाड़ी में से आप बच गए। सर की चोटें लगी, बदन की चोटें थीं, तो आप बच गए। और वही मुजाहिदीन जो थे नॉर्थ वाले, उन्होंने ही आपको बचाया इसमें। निगत का और मेरा साथ सरहद के एक मोर्चे में 2 लोगों जैसा ही रहा कि कभी हमारी पिटाई हो रही थी, कभी हम मुसीबत में थे, कभी कोई दुख दर्द था, तो लेकिन हमने उन चीज़ों को साझा मजबूत एक तरफ़ा तौर पे, 2 तरफ़ा तौर पे उनका मुकाबला किया। और मेरी ख़ुद नविश जो है वो तो 5-6 किताबें हैं, लेकिन उनमें आखिरी किताब जो है हारन खा खेड़ फ़कीरा, उसमें निगत ने अपनी तरफ से एक दिबाचा भी लिखा है जिसका नाम ही ये रखा गया कि तोपची कर्नल की बेटी की तरफ से प्यादा लड़ाका फ़ौज के मेजर के मोर्चे पे आखिरी गोलाबारी। तो ज़ाहिर है वो आखिरी ऑटोबायोग्राफी है और उसमें फिर ये लिखा गया। अटक के किले में जब मैं कैद था, ज़ाहिर निगत को बहुत सारे इश्यूज़ भी सामने आए उसके, और जब मैं कैद हो गया तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बने, जिनमें से एक प्रॉब्लम तो अटक किले में कैद के दौरान हुआ। वहाँ पे लंदन की कमरिया गार्डन से जो परी उतरी थी, वो किला जो है, अटक किला जो है ना, उस पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का की तोपें लगी हुई थी और उनकी गार्ड थी, लेकिन वो परी कमरिया गार्डन से जो उड़ी थी वो सीधी अटक किले में दाखिल हो गई और फिर मेरी खोली में और मेरे दिल में भी दाखिल हो गई। अब मैं आपसे क्या छुपाऊं। और वो मशहूर कुन
एफ्रोडाइटी भी थी, और मैंने उसे हेलन ऑफ ट्राय का नाम भी दिया। हेलन ऑफ ट्राय भी आप जानते हैं कि बड़ी हसीन और बड़ी फाइटर किस्म की खातून थी। तो अटक किले में जो पाबंदियों को तोड़ के तो अंदर दाखिल हो जाए, तो वो हेलन से कम तो नहीं होगी ना। तो इसमें अब एक कैदी का क्या कसूर था, लेकिन निगत से बर्दाश्त कैसे करती। और उसके दादकों ने, यानी उसके गांव वालों ने, उसके गांव के चचा, मामू, वालिद और मामू वगैरह, इन लोगों ने, एक हमसाया गुजरों का गांव था, वहाँ उनके साथ इनकी जंग थी, और जंग पे तेल गुजरात के चौधरी डाला करते थे। और उस जंग में इन्होंने एक दूसरे के 50 के करीब लोग कत्ल किए। और वो गांव कोटला था, और गुजरात के चौधरियों को तो है सारी दुनिया जानती है। और निगत के एक मामू भी एमपीए थे, वो भी इसी लड़ाई का शिकार हुए। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर थे, वो भी इसी में मारे गए। और जो कोटला वाले थे, उनके वालिद साहब भी इसी में मारे गए, और बहुत सारा नुकसान हुआ दोनों फैमिलीज़ का। तो अब निगत के तो उसकी तो वो बैकग्राउंड थी, लिहाजा वो परीज़ादों को तो बर्दाश्त करने को कैसे तैयार होती। और फिर एक बार साहिवाल जेल में परीज़ाद और आदमजाद का इत्तेफाक से आमना सामना हो गया, जिसकी मुझे आज भी परेशानी और तकलीफ़ है। और फिर होते होते ये हुआ कि फिर वो परी जिसे मोहम्मद ज़ियाउल हक से लेके आसिफ नवाज़, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ तक सब ने अपने दामे हमरंग में गिरफ़्तार करना चाहा था, और वो उस सेंस में गिरफ़्तार ना हुई। वो शहर जफ़ाकार इस्लामाबाद से उठ के कैपिटल हिल वाशिंगटन में पहुंची, और फिर वैम्पायर स्टेट बिल्डिंग में भी रही। वैम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिसे अमेरिकन तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहते हैं, मैं उसे वैम्पायर बिल्डिंग स्टेट बिल्डिंग कहता हूँ, क्योंकि वहाँ वो चमगादड़ें, खून शाम चमगादड़ें इकट्ठी होती हैं जो इस दुनिया का आधे से ज़्यादा खून पी चुकी हैं। तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में भी वो पहुँची, और फिर उसके बाद लंदन का बकिंगम पैलेस के पीछे एक अकबी सड़क है, वहाँ पे एक मुकाम है, वो वहाँ पे जा उतरी, और उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत भी बड़ी की। लेकिन मुझसे एक वादा किया था कि जब तुम अटक किले से रिहा हो जाओगे तो हम और तुम मिलके तो पाकिस्तान के महरूम और उदास और दुखी लोगों के काम आएंगे। तो ये वादा तो ज़ाहिर है, मैं उनसे एक बार मिला जब मैं आज़ाद हुआ, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वादे तो निभाने के लिए नहीं होते। तो मुझे हर बहरहाल इसका कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो जंग अकेले ही लड़ी थी और अकेले ही लड़ना चाहता था। मैं तो ज़ाहिर उस यूलिसस की तरह था जिसका बजरा एक चट्टान से टकरा के तो तबाह हो गया, और उसे एटलस देवता की बेटी कैप्सिको ने शाही बंधन की पेशकश की थी, लेकिन यूलिसस ने उससे कहा कि नहीं, मैं अपनी मंजिल खोटी नहीं करना चाहता, मैं तो इसी तरह समुद्रों पे और हवाओं में मैं अपना सफ़र जारी रखना चाहता हूँ, और मैं तन्हा सफ़र जारी रखूँगा। तो एक बार जब किले में ऐसा वक्त आया, तो मैंने भी आगे से यही कहा था कि मेरी मंजिल तो सामने नज़र आ रही है, ये फायरिंग स्क्वाड होगा या गैलोज होंगे, फांसी घाट होगा, तो मैं किसी का सफ़र, किसी की ज़िंदगी में दुख दर्द क्यों लाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। तो मैं अपना सफ़र जो है
अकेले ही करना चाहूँगा। ये वो मंजिल है जिस पे अगर कोई मेरे साथ ना भी हुआ तो मैं इसको ज़रूर तय करूँगा। और यूँ मैं एक जो आसमान पे आपने देखा है कोसो कज़ा बारिश के दिनों में या बारिश से पहले या बाद में कोसो कज़ा छा जाती है, तो मैं कोसो कज़ा जो अटक किले में एक छाई थी, मैं उसकी कमान से यूँ निकला कि मैंने किसी को दुख भरी राहों पे चलने से भी बचा लिया और यादों को अपने गले से लगा लिया। ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी में यादें ही तो बड़ी चीज़ होती हैं, और किसी का मिल जाना भी एक खुशी की बात होती है, लेकिन किसी से जुदा हो जाना जो है वो कुछ कम नहीं होता। मुझे शेर व शायरी तो आती नहीं, लेकिन अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं लिख लाया था यहाँ पे सुनाने के लिए। वो कहते हैं, आलम सोज़ो साज में वसल से बढ़कर है फ़राक, आलम सोज़ो साज में वसल से बढ़कर है फ़राक, वसल में मर्गे आरज़ू हिजर में लज़्ज़त तलब, वसल में मर्गे आरज़ू हिजर में लज़्ज़त तलब। बहरहाल ये तो ज़िंदगी में हादसात होते ही रहते हैं इंसान के लिए, लेकिन निगत के लिए जब मैं गिरफ़्तार हो गया, अटक किले में चला गया, जो कहानी आगे आएगी, तो उसके लिए सबसे बड़ा इम्तहान ये हुआ कि हमारा एक बड़ा प्यारा बेटा हसन, वो मेरी कैद के दौरान फोत हुआ और निगत ने पोस्ट टू पिलर भाग दौड़ की। मेरे अजीज़ो कारब भी थे फ़ौज में, जनरल ज़ियाउल हक तक बात गई, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान तक बात गई कि हसन के जनाजे में उसको शामिल होने दें, तो इनकार हो गया। फिर कहा गया कि हसन की डेड बॉडी हम ले जाते हैं तो उसको चेहरा देख लेने दें, तो इनकार कर दिया गया, वो भी ना हो सका। तो ये यकीनी तौर पे निगत के लिए बड़ी दुख भरी याद थी और दुख बड़े लम्हात थे, और उन्हीं दिनों में उसको भी गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन शायद हसन की रुखसती से वो मामला किसी हद तक रुक गया था। और फिर एक आखिरी इसमें मैं बात ये बताना चाहूँगा कि निगत ने जिस दिन मुझे सज़ा हुई, अखबारों में हेडलाइंस आई जंग में नवाए वक्त में कि मुझे उम्र कैद हो गई थी, तो उस दिन उसने क्या कहते हैं उसको, बीए के बाद जो बीएससी की थी उसने, तो बीएड का इम्तहान दिया था। उस दिन उसका आखिरी पर्चा था जब उसने अखबार हाल में दाखिल होते हुए देखी। बहरहाल उसने बड़ी बहादुरी से अपना पेपर भी दिया और कामयाब भी हुई, लेकिन उसको खारिया में एपीएस में आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब देने से इनकार कर दिया गया। ये वो वक्त था जब आर्मी पब्लिक स्कूल में आर्मी ऑफिसर्स की सिंपली FA BA ख़वातीन को, बेगमात को जॉब दिया जाता था, और ये वाहिद BSc BEd थी जिसका यकीनी तौर पे हक बनता था, लेकिन इनकार कर दिया गया। 2 दफ़ा उसने अप्लाई किया, और एक बार जनरल नकवी थे, उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बिलाखिर पूछा कि आजकल मेजर साहब कहाँ पे हैं। तो जब उसने बताया कि मेजर साहब तो किले में कैद हैं, तो फिर वो जनरल नकवी, ये वो हैं जिन्होंने बेसिक ज़ियाउल हक के दौर में बेसिक डेमोक्रेसी का एक नया कॉन्सेप्ट दिया था लोकल गवर्नमेंट का। तो जनरल नकवी कुर्सी से उठ खड़े हुए और फिर वो कमरे में बेचैनी से टहलने लग गए, और फिर मेरी वाइफ को कहा कि मैडम आप जा सकती हैं, मुझे अफसोस है हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने अपने जो मेरा ट्रायल कर रहे थे जनरल मोहम्मद हुसैन अवान, उनको मैंने ख़त लिखा कि मुझे तो सज़ा आप दे रहे हैं, लेकिन मेरी वाइफ जो क्वालिफाइड है उसको आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो उन्होंने जनरल फ़रख थे उस वक्त शायद डिप्टी आर्मी चीफ थे, उनसे कहा, और फिर उसके बाद जाके वो निगत को जॉब मिल गया। तो ज़ाहिर है वो अब भी याद करती है कि आप जेल में थे और मुझे आपने जेल से जॉब दिलवाया। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ ये कबूल है का नतीजा ये निकला कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान वापस आ गए
और मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया दोस्तों के साथ, उनकी मदद के लिए, रिलीफ के लिए, मेडिकल कैंप्स के लिए। तो निगत ने ज़ोर लगाया कि मुझे भी लेके चलें, क्योंकि मैंने भी उनकी फ़तह में अपना हिस्सा, अपना सारा जेवर डाला था। तो बहरहाल वो गई और हम गज़नी तक गए, गज़नी, सुल्तान महमूद गज़नी के मज़ार पे गए और सनाई के दरबार पे, मज़ार पे। और फिर गज़नी के जो वाली थे, अमीर थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने हमें अपने दफ्तर में खाना पीना, चाय वाय के लिए बुलाया। और वहाँ पे मेरी उन्होंने काली पगड़ी, मेरे साथियों की काली पगड़ी से दस्तार बंदी की, और साथ उन्होंने ये कहा कि मैं अब तुम्हें अफ़गानिस्तान से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि चौथा ट्रिप था मेरा, और मैं तुम्हारे लिए यहीं शादी का बंदोबस्त करता हूँ। तो ज़ाहिर है मेरे साथियों ने तो ज़ुबानों पे हाथ रख ली, होंठों पे, उनको इशारा किया कि वो बेगम के साथ बैठी हुई है। तो लेकिन खैर उन्होंने कहा कि 4 की इजाज़त है। तो वाइफ समझ गई और उसने अखुंज़ादा को ये कहा कि इस दफ़ा तो मैं इन्हें साथ ले जा रही हूँ, तो बाद में अगर ये आए तो फिर आप कर लेना जो कुछ हो सकता है। तो बहरहाल ये इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था आखिर में। और मैंने आपको बताया कि आईएसबी में मेरा पहुंचना कैसा हुआ, सिलेक्शन कैसी हुई मेरी, आईएसबी मेरी ट्रेनिंग कैसे हुई, और फिर आईएसबी में क़याम के दौरान चंद बल्कि एक बड़ा वाक़या और उसके नतीजे में कुछ और चीज़ें भी सामने आईं। तो अब आईएसबी के बारे में जो उसका सिलेक्शन सिस्टम है, वहाँ पे मेरा क़याम जो था, उसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।